नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों को लेकर जो इस पूरे सप्ताह सुर्खियां बनी हैं, जिनमें लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रही है और जिसका देश से कितना लेना देना है और कितना लेना देना नहीं है, क्या वो देश के असली मुद्दे हैं। और इन खबरों का पर तबसरा और उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर सैयद खुर्रम रज़ा साहब। खुर्रम साहब, आपका स्वागत है। इस हफ्ते जो खबरें जो हमारी नज़र में सबसे बड़ी खबर है वो है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। दूसरी बड़ी खबर है कि कोरोना के मामले लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लगभग 1 लाख केस रोज़ आ रहे हैं। उसके अलावा राज्यों से जो खबरें आ रही हैं उसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खस्ता हो गई है। लेकिन जिसका शोर सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी न्यूज़ चैनल हो, वो है बम्बई से, बॉलीवुड से सुशांत सिंह राजपूत की एक मौत हुई है। कथित तौर पर उन्होंने आत्महत्या की और जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाया कि आत्महत्या नहीं है, शायद उनको किसी ने उकसाया या हत्या है। फिर उस मामले की जांच शुरू हुई और फिर बात बढ़ते बढ़ते कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँच चुकी है। और उसमें 2 पात्र बहुत दिलचस्पी के साथ सामने आए हैं। एक है रिया चक्रवर्ती जो खुद भी मानती हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और उनके साथ ही उनके फ्लैट में रहती थी उनकी मौत से करीब 10 दिन पहले तक। और दूसरा जो एक कैरेक्टर सामने आया वो है फिल्म की अभिनेत्री कंगना रनौत। कंगना रनौत इस पूरे मामले में कैसे जुड़ गई और रिया चक्रवर्ती का क्या रहा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने कुछ बयान देना शुरू किए, जिन बयानों को लेकर तमाम विवाद हुए। हालांकि कंगना अपने बयानों को लेकर आमतौर पर विवादों में रही हैं या उनके बयानों को लेकर चर्चा होती रही है। वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म हो यानी भाई भतीजावाद हो, वो सरकारों पर उंगली उठाना हो, वो किसी एक ख़ास राजनीतिक दल को लेकर टिप्पणी हो, वो अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन बीते 4-5-6 दिनों में जो कुछ हुआ है, कंगना रनौत के बयान, उनको लेकर जो मुंबई की जो बीएमसी है उसकी कार्रवाई और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसको खुर्रम साहब आप कैसे देखते हैं कि ये पूरा दरअसल क्या है और क्या शेप ले चुका है? देखिए तस्लीम साहब, ये सारा पॉलिटिकल है और इसमें तकरीबन ये सब चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं कि कंगना रनौत जो है वो किसके लिए बैटिंग कर रही हैं। अभी एक दिन पहले उनकी मदर आशा रनौत ने बाकायदा बीजेपी की तारीफ़ करी और बीजेपी को ज्वाइन करने की बात कही और उन्होंने ये कहा इस बात के लिए कि मैं जो हूँ कांग्रेस की वर्कर हमारी फैमिली रही है, मगर आज हम बीजेपी के आभारी हैं, अमित शाह के आभारी हैं, मोदी जी के आभारी हैं। यहाँ तक बात नहीं रुकी, बल्कि सोनिया गांधी के से इसका कोई संबंध नहीं था, मगर फिर भी कंगना रनौत ने सीधा सीधा कहा शिवसेना को सोनिया सेना बना दिया। वाय सोनिया सेना? सोनिया सेना से क्या मतलब है? सोनिया गांधी से इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जो भी बयान दे रही हो, जो भी लड़ाई लड़ रही हो, वो सिर्फ उसका पॉलिटिकल मकसद है, राजनीति उस पर करनी है। और राजनीति जो करी जा रही है वो बेसिकली जो भी कुछ हो रहा है वो बिहार इलेक्शंस के लिए ही हो रहा है। बिहार इलेक्शन को ध्यान में रखकर जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि कंगना रनौत ने अपने बयानों में ऐसी राजनीतिक टिप्पणियां की हैं जो उनको संभवतः नहीं करनी चाहिए थी। बिहार चुनाव से कैसे जुड़ता? बिहार चुनाव से ऐसे जुड़ता कि सुशांत सिंह राजपूत मूलतः बिहार से आते थे और उनकी अब तो कहा जा सकता है कि रहस्यमय हालात में उनकी मौत हो गई। उस पूरे एपिसोड में देश की 3 बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। एक सीबीआई जो देश की प्रीमियम जांच एजेंसी मानी जाती है, हालांकि ये भी एक मिथ है, बेसिकली मिथ है, बल्कि सच्चाई ये है कि वो जो भी केंद्र में सरकार होती है उसके इशारे पर सीबीआई काम करती रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन विभाग इसके निदेशालय इसमें जांच कर रहा है और साथ ही नारकोटिक्स ब्यूरो, क्योंकि इस पूरे मामले में ड्रग्स एंगल भी तलाशा जा रहा है। और ड्रग्स एंगल की तलाश के दौरान ही सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनको एनसीबी ने अभी
मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया और वो अभी जेल में है। उनकी ज़मानत की अर्जी पहले निचली अदालत से फिर सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है। उनके साथ ही उनके भाई और 4-5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर जो पूरे मीडिया का पॉलिटिकल, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं का जो रुख है वो बगैर मुकदमा चले, बगैर जांच हुए, बगैर सबूत सामने आए और बगैर किसी फैसले पर पहुंचने से पहले रिया चक्रवर्ती को एक अपराधी घोषित करने की एक कोशिश हो रही है। ये क्या दर्शाता है कि आखिर हम क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए तस्लीम साहब, जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जिसको हम मीडिया ट्रायल कहते हैं, और जिस तरह का शोर मचाया जा रहा है सारे टीवी चैनल्स के ज़रिए, उसमें फेयर ट्रायल की तो आप उम्मीद ही नहीं रख सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये शोर जो है, जो एजेंसीज़ इसकी जांच कर रही होती है उन तक पहुंचता है और उनका असर होता है उसके ऊपर। रिया चक्रवर्ती को इस लाइव टेलीकास्ट में बेसिकली मीडिया ने एक बॉम्बे की बैड गर्ल के तौर पे पेश कर दिया है और कंगना रनौत को हिंदुस्तान की गुड गर्ल के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब वो किसके इशारे पे की जा रही है, क्यों करी जा रही है और किन मुद्दों से बेसिकली ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, वो एक अलग चीज़ है। मगर रिया को फेयर ट्रायल आज की डेट में जिस तरह मिलना चाहिए था उस तरह नहीं मिल रहा है। इस पीरियड में बहुत से लोगों ने सुसाइड किया होगा, बहुत से लोगों के मर्डर हुए होंगे, मगर किसी की जांच इस तरह नहीं हुई, किसी का मीडिया ट्रायल इस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का ये सब कुछ हो रहा है। हम इसमें ये नहीं है कि रिया चक्रवर्ती को हम कोई इनोसेंट घोषित कर रहे हैं या हम ये कह रहे हैं, मगर वो भी एक फैमिली की लड़की है। जिस तरह उनके बाप ने कहा कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उसमें जिस स्ट्रगल के साथ ऊपर आया जाता है, उसमें जो भी चीज़ें हुई हैं तो हमारे मिडिल क्लास के स्टेटस को एक तरीके से तबाह कर दिया गया। इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें कि वो भी किसी सोसाइटी में रहती है, उसके भी कुछ रिश्तेदार हैं, उसके भी कुछ फ्रेंड सर्कल होंगे, वो सारे के सारे किस तरह सोच रहे होंगे, क्या कब से हम इसके साथ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अभी जिस सोसाइटी में वो रहती है प्रिमरोज़ में, वहाँ पे किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छी बच्ची है, कभी इसके कोई ऐसा हमने देखा नहीं, कोई इसका दोस्त ऐसा गलत आया हो या कोई ऐसा हो, बल्कि दिवाली में वो अक्सर नीचे आ जाती थी और वो सबके साथ एंजॉय करती थी। तो ये एक कल्चर है मिडिल क्लास का। आपको ठीक है उसने कराया, उसको सारी चीज़ें गलत हैं, मगर उसको एक जांच एजेंसी बैठी हुई है। अगर आपको बॉम्बे पे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको सीबीआई के लिए कह दिया, सीबीआई ने उससे बात कर ली, वो हर सीबीआई की जब भी बुलाया जब गई, उसके बाद ईडी वालों ने बुलाया, ईडी वालों के पास गई, नारकोटिक्स वालों ने उसके साथ 29 घंटे पूछताछ की, उसने हर पूछताछ में गई और इस तरह होकर गिरफ्तार भी हुई, कोई भी ऐसी वो नहीं। मगर जिस तरह हमारा मीडिया उसको ले रहा है, इतना शोर मचा रहा है, इतना लाइव टेलीकास्ट कर रहा है जैसे हमारे पास कोई और मुद्दे ही नहीं हो, या जिस तरह कोरोना के केसेस नहीं बढ़ रहे हों, या जिस तरह हमारी इकोनॉमी तबाह नहीं हो रही हो। ये सारे मुद्दे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहे आज की डेट में। हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रह गया कि कंगना रनौत ने क्या कहा, कंगना रनौत की भाषा क्या है। वो बॉम्बे को अगर पीओ को कहती है और वो उद्धव ठाकरे के लिए जो भाषा इस्तेमाल करती है तो वो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और किसी को भी अगर, क्योंकि ये भाषा आगे चल के इस देश के नई जनरेशन को नुकसान देगी, क्योंकि नई जनरेशन ये समझेगी कि यही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। जब वो ये भाषा इस्तेमाल करेगी तो हमें बुरा लगेगा। आज हम उसको दिखा रहे हैं उसकी भाषा को, मगर कल को जब हमारे बच्चे, हमारे नई जनरेशन इस्तेमाल करेगी तो हमें बुरा लगेगा, और यही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है इस शोर में। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा सोसाइटी के लिए। आप लोग को याद होगा मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत मशहूर गज़ल का शेर है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। बिल्कुल। तो ये भाषा की मर्यादा, हम किसी पेशे में हो, किसी मुद्दे पर बात कर रहे हो, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ मसला ये है कि आज के मीडिया, आज के राजनीति और आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़ास तौर से मर्यादा शब्द ही ख़त्म हो गया है। और यही वजह है कि जो असली मुद्दे हैं उनकी बात नहीं हो रही। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है कि देश इस वक्त कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक तौर पर बेहद खस्ता हाल हो चुका है। और ये बात हम या कोई ऐसा ऐरा गैरा नहीं कह रहा है, ये बात खुद सरकार ने अपने ही आंकड़ों से सामने रखी है
कि इस साल की मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून तिमाही में देश में तरक्की की जो रफ्तार है वो 24% नीचे गिर गई है, माइनस में चली गई है। ये खतरे की घंटी है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही बीते 6 महीने के दौरान कम से कम 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। और ये 2 करोड़ वो लोग हैं जो सैलरीड थे, जो औपचारिक क्षेत्र में थे, फॉर्मल इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, उनकी नौकरियां गई हैं। और इनफॉर्मल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले तो करोड़ों लोग हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं, उनकी तो कितनी भी नौकरी गई उसका तो कोई डेटा सरकार के पास है ही नहीं। तीसरी बात ये कि कल ही सरकार ने ही आंकड़े जारी किए हैं कि देश का औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 11.5% गिर गया है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज ने ये प्रेडिक्शन किया है कि इस पूरे साल की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की अर्थव्यवस्था में कम से कम 11 से 12% तक की गिरावट आ सकती है। वो मूडीज़ हो, वो फिच हो, वो क्रिसिल हो, वो इंडियन रेटिंग्स एजेंसीज हो, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हो, यूएस की एजेंसीज हो, सबका ये कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर पर। और उसकी वजह भी उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया कि सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से देश की फाइनेंशियल साख जो हैसियत होती है उस पर असर पड़ रहा है। इन मुद्दों पर खुर्रम साहब कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोज़गारी की बात नहीं हो रही है, नौकरियां जाने की बात नहीं हो रही है, जो देश का ख़जाना खाली हो गया उसकी बात नहीं हो रही है। तस्लीम साहब बिल्कुल सही है। जो आपने आंकड़े पेश किए हैं, चाहे वो जीडीपी के -23 हो या प्रोडक्शन का 11.5% हो या बाकायदा रेटिंग एजेंसीज के सारे वो हों आंकड़े, ये तो आंकड़े हैं, मगर आप ग्राउंड रियलिटी देखिए। ग्राउंड रियलिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें बहुत से रिक्शा चलाने वाला है, उसका बेचारे का क्या हाल है। वो गांव से निकल नहीं पाया, जो गांव जा नहीं पाया, यहाँ आ रहा है तो यहाँ उसको रिक्शा कोई बैठ नहीं रहा, उसको सवारी ही नहीं मिल रही है। मोची है, उसका बुरा हाल है, वो अपना बाहर निकल के बैठ नहीं सकता, कोई अपना जूता ठीक कराने के लिए तैयार नहीं है। मेड्स हैं, मेड्स को आप घर में नहीं आने दे रहे। ये वो सेक्टर हैं सबसे गरीब, जिनका इन्हीं चीज़ों पे गुजारा होता है। इनकी तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देख रहा। जिस वक्त आपने ये लॉकडाउन किया था, एक तो 4 घंटे पे लॉकडाउन का करना, इतना बड़ा मतलब फैसला करना, और उस पर ये नहीं सोचना कि जो ट्रक पे माल लेके गया वो घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या किसी बिजनेस ट्रिप पे कोई गया वो घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। बहुत से लोग शादियों में गए हुए थे, वहीं फंस के रह गए, 2-2 महीने बाद वापस आए। ये सारी चीज़ें, प्लस आपको जो टाइम मिला आपने उसको यूज़ नहीं करा। आपने गाँव में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचाई, आपने जो लोग यहाँ से गए उनका कोई जाने का इंतज़ाम नहीं किया। आज उन्हीं की वजह से आपके 1 लाख तक के नए केसेस आ रहे हैं। आपका मिसमैनेजमेंट सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं है, सिर्फ हेल्थ पे नहीं है, बल्कि हर तरह का है। ये जो आज की पोजीशन है जिसको इकोनॉमी के ये आंकड़े बता रहे हैं, ये सिर्फ कोविड की दिन नहीं है। कोविड से पहले ही आंकड़े शुरू हो गए थे। कोविड से पहले रघुराम राजन और इन सब ने कहना शुरू कर दिया था। कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा गया कि आप लोगों के जेब में पैसा डाल दीजिए, पैसा जब आएगा लोग खरीदेंगे, जब लोग खरीदेंगे तो पैसा सर्कुलेट होगा, इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट करेगी, इकोनॉमी का पहिया चलेगा। मगर आपने चमूद कर दिया एक तरीके से, बिल्कुल वहीं ठहरा दिया। उस ठहराव की वजह से आज इकोनॉमी तबाह है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, रोज़गार जा रहे हैं, लोग सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही है, बहुत सारी खराबियां समाज में पैदा हो रही हैं। और अभी जो अगला इसका फेज़ आने वाला है वो ये है कि जो रोज़गार ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी देश में, उसको आप रोक नहीं सकते। वाइट कॉलर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी और वैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। लोग आपका फ़ोन चोरी करेंगे, लोग आपके अकाउंट्स हैक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे मर्डर्स करेंगे। ये सारी चीज़ें इसके बाई प्रोडक्ट हैं और इस बाई प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल देखा ही नहीं है। और इतना मिसमैनेजमेंट और इतना नशा कि हम जो कर रहे हैं बस ठीक कर रहे हैं, आप किसी से मशवरा नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, कहीं एक्सपर्ट से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। शुरू के 2 महीने आपने किसी से बात नहीं करी, बाद में आपने चीफ मिनिस्टर से बात करनी शुरू करी। इसका नतीजा ये हो रहा है कि आज जो है आप उस तरफ जा रहे हैं जहाँ कोरोना के केसेस नंबर 1 हो जाएंगे। आप अगर 20-25 दिन में देखा जाए जिस तरह के रेट्स हैं, वो जिस तरह के आपके केसेस आ रहे हैं,
आपके 1 लाख केसेस आ रहे हैं, अमेरिका के 30,000 केसेस आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ये 60,000 का डिफरेंस है ये आपको अमेरिका से आगे ले जाएगा। और कहीं से कहीं तक कोई मेडिकल का कोई इंतज़ाम नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी पहुँचाने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। सरकार ढोल बहुत बजाती है, शोर मचाती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन ये भी हकीकत है कि सरकार एक इको चैम्बर में रहती है जहाँ वो सिर्फ वही बातें सुनना पसंद करती है जो उसको पसंद है, जिसमें उसकी तारीफ हो रही हो। आलोचना की गुंजाइश खत्म हो चुकी है बीते 5-6 सालों के दौरान, जब से नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में आई है। गॉडफादर बहुत मशहूर फिल्म है, उसमें एक डायलॉग है जो डॉन कॉर्लियोनी कहता है अपने उत्तराधिकारी से कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमी क्लोजर। जब हालात ऐसे हों तो जिनको आप राजनीतिक दुश्मन मानते हैं उनकी बात भी सुन लेना चाहिए, उससे आपको मदद ही मिलेगी। ये हमारी सलाह है कि सरकार अर्थशास्त्रियों की बात सुने, विशेषज्ञों की बात सुने कि सिर्फ एक मोर्चे पर देश को लड़ाई नहीं लड़नी है। देश को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है, स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। इस दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन की वजह से लाखों बच्चों की पढ़ाई पर जो असर पड़ा है, शिक्षा के मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। बाकी बाहरी मोर्चों की तो बातें हो रही हैं, उसमें भी हो कुछ नहीं रहा। मैं चीन और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो ये वो मुद्दे हैं जिस पर सरकार को अब न सिर्फ विशेषज्ञों बल्कि अपने आलोचकों की बात भी सुनना चाहिए और उस पर असर करना चाहिए। हम इस हफ्ते की और ख़बरों पर आगे भी बात करेंगे। फिलहाल नमस्कार। खुर्रम साहब, आपका शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत।